जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ सीडीपी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर 3 डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट सीडीपी के यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और आज का यह जो सीडीपी का प्रैक्टिस सेट है ये आपकी सीटेट की तैयारी को और बेहतर करने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी सीटेट की पूरी तैयारी करवा रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। तो पहला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मानकीकृत पाठ्यक्रम, मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग या फिर सामाजिक अलगाव। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वाइगोत्स्की हैं उनके अनुसार जो बच्चों का संकल्पनात्मक जो विकास होता है वो उनके सहकर्मी मतलब कि सहपाठियों के द्वारा उनका विकास होता है। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे जो हैं अपने सहपाठियों के साथ या अपने सहकर्मियों के साथ वो अपने ज्ञान की रचना करते हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि वह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता यहाँ पर क्या होगी? परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन होगा, पारगमनात्मक तर्क होगा, जीववादी चिंतन होगा या फिर केंद्रीयन होगा। तो यहाँ पर अपर्णा क्या कह रही है कि बटन जिंदा है। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पर जैसे कि कह रहा है कि बटन जिंदा है तो उसमें क्या है कि यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार क्या हो जाएगा कि वहाँ पर उसमें जो है वो जीववाद है। और वह बच्चा कितने साल का होगा? तो वो कितने साल का होगा? 3 से 7 साल के बीच का होगा। तो वहीं पे ये क्या आता है कि जीववाद आ जाता है। तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वाइगोत्स्की और जीन पियाजे को डिटेल में पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर उन वीडियोस को करा दिया है और काफ़ी डिटेल में कराया है और काफ़ी इजी तरीके से वहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपका वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के जितने भी ये क्वेश्चन आपके सीटेट में बनेंगे वो 100% वहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे अगर उन वीडियोज़ को आपने देख लिया। तो चलिए अब देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या है? तो यहाँ पर आंतरिक वाक क्या है कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियमित करने का एक तरीका है। यहाँ पर बी ऑप्शन है कि बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका है। सी ऑप्शन है कि संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है या फिर विकासात्मक देरी का यहाँ पर संकेत है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो क्या कहते हैं कि आंतरिक वाक कहते हैं और बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि जब बालक कोई छोटा होता है तो वो कोई चीज़ जैसे खेल रहा होता है तो खुद से ही वो बातें करता रहता है। जैसे कि अगर वो गुड़िया खेल रहा है, जैसे कि कोई भी बच्चा, तो अगर गुड़िया क्या हो गया वहाँ पर टूट गई तो वो क्या कहता है कि अरे गुड़िया का जो है पैर टूट गया, अब हम इसको बना लेंगे। तो अपने में ही वो बातें करता रहता है। इसी को वाइगोत्स्की जो है वो आंतरिक वाक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ। और यहाँ अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को करते जाएंगे तो आपके सारे यहाँ पर जो टॉपिक हैं वो क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे, और जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक आपके सारे टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार
एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा यहाँ पर अधिक होती है। तो क्या हो जाता है, अंतर्वैयक्तिक और भाषिक हो जाएगा, भाषिक और अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा, दिक् स्थान या फिर अंतःव्यक्ति हो जाएगा, या फिर अंतःव्यक्ति और दिक् स्थान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अंतःव्यक्ति और दिक् स्थान हो जाएगा। क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार क्या है, जो दर्शन शास्त्री यहाँ पर होगा उसमें क्या होगा, वहाँ पर अंतःव्यक्तिक होगा और क्या हो जाएगा यहाँ पर दिक् स्थान, क्योंकि वो मूर्तिकार है तो उसके लिए स्थान बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे अगर वह कोई मूर्ति यहाँ पर बना रहा है, मैं यहाँ पर जैसे ये अगर मूर्तिकार कोई मूर्ति बना रहा है और अगर उसको मुंह यहाँ पे बनाना, तो वो स्थान बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको फेस पर ही मुंह बनाना होगा। ऐसा तो नहीं है वो हाथ पे यहाँ पे कहीं मुंह बना देगा। तो क्या होगा कि उसके लिए स्थान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो दर्शन शास्त्री है वो अंतः व्यक्ति जो है वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट इस प्रैक्टिस सेट में होता है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं वहाँ पर आपका 100% क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगा। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक यहाँ पर उदाहरण है। तो क्या है कि यहाँ पर कहा गया है कि जो विफलता के लिए एक आंतरिक आरोपण का क्या उदाहरण है। ए ऑप्शन है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। बी ऑप्शन है कि मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैं पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। या फिर डी ऑप्शन होगा, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक यहाँ पर नहीं मिले। तो क्या हो जाएगा, एक विफलता का आंतरिक अगर आरोपण बच्चा खुद पे लगाए, जैसे कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो वो अगर अपने मन में सोचेगा तो क्या सोचेगा कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। यही कारण आंतरिक कारण हो जाता है, आंतरिक आरोपण हो जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि विद्यार्थियों की अपनी सोच पर विचार करने की यहाँ पर आवश्यकता हो जाती है। तो ए ऑप्शन है कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। बी ऑप्शन है कि वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। सी है क्रिया की परिभाषा क्या है। या फिर डी ऑप्शन है कि आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे यहाँ पर बदल सकते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ यहाँ पर कैसे बदली है, यही विद्यार्थियों की अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि उनकी सोच कैसे बदल रही है, स्व मूल्यांकन करना होता है। इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर अभिकथन ए दिया गया है, फिर कारण बी दिया गया है। इन दोनों को आपको पढ़ना है, उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शंस दिए रहेंगे, उनको आपको टिक करना है। तो इसी तरीके के आपके सीटेट एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अभिकथन और कारण से अब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ले लिया है इस क्वेश्चंस को, कि यहाँ पर आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि आपको वहाँ पर कैसे इसको टैकल करना है इस क्वेश्चन को। तो चलिए पढ़ते हैं अभिकथन ए को, कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर के अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खेलने के रूप में यहाँ पर चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ यहाँ पर खेलना पसंद करते हैं। कारण क्या है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर वहाँ पर अपने लड़कों के बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार यहाँ पर व्यवहार करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ए जो है वो अभिकथन है और बी जो है कारण है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है, ए सही है परंतु आर गलत है। बी ऑप्शन है कि ए और आर दोनों गलत हैं। सी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या है। या फिर डी जो है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर जो है वो ए की व्याख्या है। यहाँ पर क्या है कि पहले में जो कहा गया है कि लड़कियाँ जो होती हैं अपनी संस्कृतियों के हिसाब से गुड़िया जो है वो खिलौने खेलती हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो कारों से खेलना पसंद करते हैं। दूसरा क्या है कि बच्चे अपनी संस्कृति के अनुसार जो उनकी अपेक्षाएं होती हैं लड़कों के बारे में वो जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार ही व्यवहार करते हैं।
तो क्या है, ए और आर दोनों सही हैं। यहाँ पर आर जो है वो ए की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जेंडर जो है विभेदता का बताया जा रहा है। तो इसलिए लड़के मतलब अलग, जैसे कि कार खेलना पसंद करते हैं, और जो लड़कियां हैं वो क्या है, खिलौने या गुड़िया खेलना पसंद करती हैं। तो आर जो है वो ए की व्याख्या है। तो इसी तरीके से आपको सीटेट एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेगा, वहां पर आपको इसी तरीके से करना है। वहां पे आपको समझना है कि जो ए अभिकथन है क्या वो करेक्ट है। तो अगर करेक्ट होगा तो एक सही हो जाएगा, और अगर बी भी करेक्ट है, क्या बी उसकी व्याख्या कर रहा है, तो उस हिसाब से आपको ऑप्शन टिक करना होगा वहाँ पे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया है, उसको भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि अभिकथन ए जो है वो शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकारी अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन यहाँ पर प्रदान कर सकती है। और दूसरा कारण जो है वो क्या है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख यहाँ पर घटक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए क्या दिया गया कि शिक्षकों और साथियों जैसे अगर किसी के पास अधिक जानकारी है, लोगों के साथ अगर आप बातचीत करेंगे या शिक्षार्थी बातचीत करेंगे तो उनकी समझ और कौशल वहाँ पर विकसित होने में मदद करता है और मार्गदर्शन उनको मिलता है। बिल्कुल सही है। बी क्या है, यहाँ पर कारण जो आर है वो क्या है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का यह एक प्रमुख घटक है। तो क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको ये अभिकथन और कारण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है। यहाँ पर क्या है कि ए ऑप्शन है कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। जो भाषा विकास है वो क्या संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। बी ऑप्शन है कि सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं ये प्रभावित कर पाते हैं। सी ऑप्शन है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। और यहाँ पर डी ऑप्शन है कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से यहाँ पर विकसित होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि जो भाषा होती है वो विचार से पहले आती है। लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि भाषा जो होती है, भाषा वो क्या होती है, वो विचार से पहले आती है, ये वाइगोत्स्की कहते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो भाषा विकास है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको लेव वाइगोत्स्की का डिटेल में वीडियो यहाँ पर देखना है, उनको डिटेल में पढ़ना है, तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वो वीडियो बना दिया है और काफ़ी डिटेल में बनाया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक करके। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतारना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ये आपको याद रखना है। तो किसका विकास का सिद्धांत दिया था, तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो ये आपको याद रखना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने जो है विकास के 3 चरण बताए थे। 3 चरणों में इन्होंने 2-2 उपचरण बताए थे। तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं उपचरण, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं उपचरण। लेकिन इनके चरण कितने हैं, तो इनमें 3 चरण हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन देख लेते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक स्तर, बी ऑप्शन है उत्तर संक्रियात्मक स्तर, सी ऑप्शन है कि पूर्व पारंपरिक स्तर या फिर पारंपरिक स्तर, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इन्होंने क्या बताया अभी कि यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि परंपरागत हिसाब से क्या हो रहा है, यहाँ पर वो पारंपरिक स्तर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, ये पारंपरिक स्तर में आता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक जो विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है, अगर आपको डिटेल में इसको पढ़ना है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं वो वीडियो डिटेल में लेकर के आ जाऊंगा। लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो
तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर प्रभावित तरीका है। तो ए ऑप्शन है कि उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। बी ऑप्शन है कि स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान का यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना। फिर सी ऑप्शन है कि कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। या फिर डी ऑप्शन है कि उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल अगर आपको बढ़ाना है तो उन्हें क्या देना होगा, उनको बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देने होंगे आपको, तभी बच्चों में समस्या समाधान कौशल विकसित होगा। तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो यहाँ पर अनुभव का जो अधिगम होता है वो किस पर बल देता है, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है कि एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखना। बी ऑप्शन है कि बच्चों के अधिगम और शिक्षक के नियंत्रण पर। सी ऑप्शन है कि सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर। या डी ऑप्शन होगा कि आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के यहाँ पर महत्व पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर अनुभवात्मक अधिगम उनको सिखाना है बच्चों को तो डी ऑप्शन आपको करेक्ट करना होगा, क्योंकि आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर आपको क्या होगा, वहाँ पर ध्यान देना होगा। क्योंकि जो यहाँ पर अनुभवात्मक अधिगम का अर्थ होता है कि अनुभव या आलोकन के द्वारा यहाँ पर अधिगम करना, और लोग स्वयं अपनी चीज़ों का अनुभव करके वहाँ पर सीखते हैं। तो इसलिए वहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर यहाँ पर जोर देना होगा। इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, फिर अभिकथन और कारण पर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने अभिकथन और कारण से 3-4 क्वेश्चन ले लिए हैं, इसीलिए मैंने लिया है कि आपको यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे कि आपके वहाँ पर जो सीटेट में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे वहाँ पर आपके गलत नहीं होंगे। तो देख लेते हैं अभिकथन ए कि शिक्षक को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। बिल्कुल सही है कि शिक्षक को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और वहाँ पर वो अपनी एक्टिविटी कर सके। तो कारण क्या है कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए यहाँ पर प्रेरित होते हैं और सीखने में वो सक्षम होते हैं। तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों करेक्ट हैं, अभिकथन भी करेक्ट है और जो कारण आर है वो भी करेक्ट है। और यहाँ पर जो आर है वो ए की व्याख्या कर रहा है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या कह रहा है कि बच्चों में आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। बिल्कुल सही है, वो क्या होते हैं, सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, बस हमें क्या करना होता है, उनको मोटिवेशन, उनका वातावरण बनाना होता है। तो इसलिए ए और आर दोनों करेक्ट हैं और यहाँ पर आर जो है वो ए की व्याख्या कर रहा है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको अब ये क्वेश्चन समझ में आने लगे होंगे कि अभिकथन और कारण से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आपको कैसे करने होंगे। अगर अभी भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं वहाँ पर आपको अलग से समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए अब देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान यहाँ पर योगदान नहीं देती है। गैर प्रासंगिकरण, संगठन, वर्गीकरण या फिर यहाँ पर वैचारिकता। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर गैर प्रासंगिकरण जो होता है वो यहाँ पर अधिगम के दौरान कोई भी सीखने की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं कराता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। यहाँ पर स्थूल गतिक का मतलब क्या होता है कि जब बालक क्या करता है, यहाँ पर आपको याद रखना कि जब बालक अपने शरीर के अंगों के साथ कोई भी क्रिया करता है तो वहाँ पर क्या करता है, वो स्थूल गतिक कौशल करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन देख लेते हैं कि एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, बी है बुनाई, सी है तैरना और डी के ऑप्शन है कि एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो यहाँ पर उसके हाथ और पाँव जैसे शरीर के अंगों का क्रियाशीलता किस में होगा, तो तैरने में होगा, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, अगर कहीं भी आपको सीटेट एग्जाम में स्थूल गतिक कौशल मिले तो आपको याद रखना है कि बालक का क्या होगा कि शरीर के अंगों का वहाँ पर उपयोग होना चाहिए और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर के अंगों का उपयोग करे, वही ऑप्शन आपका 100% करेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ तैरना है तो तैरने में सारे अंग वो क्या करेगा, हाथ भी चलाएगा,
पैर भी चलाएगा, है ना, अपना सिर भी वो इधर उधर करेगा, तो सारे अंग उसके चलेंगे, इसलिए क्या होगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का यहाँ पर पालन करते हैं। तो क्या करते हैं, विभेदीकरण मतलब सरल से जटिल, या फिर एकीकरण जटिल से यहाँ पर सरल की तरफ, एकीकरण सरल से जटिल, या फिर विभेदीकरण जटिल से सरल, शीर्षगामी अवरोही हो जाएगा और समीपस्थ आंतरिक से बाहरी, या फिर समीपस्थ अवरोही या फिर शीर्षगामी आंतरिक से यहाँ पर बाहरी हो जाएगा आपका। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है शीर्षगामी, क्योंकि जो भौतिक वृद्धि और विकास होता है, वृद्धि जो होती है वो शीर्षगामी होती है और विकास समीपस्थ जो होता है आंतरिक से बाहर की तरफ होता है, क्योंकि सबसे पहले हमारे क्या होती है, आंतरिक ग्रोथ होती है, उसके बाद बाहरी ग्रोथ होती है, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच यहाँ पर क्या होगी, तो आपको ये बताना है। तो देख लेते हैं कि धीमी होगी, यहाँ पर वृद्धि धीमी और सोच तार्किक हो जाएगी बाल्यावस्था में। फिर क्या है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में स्थिर और आत्म केंद्रित होगी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है कि यहाँ पर धीमी होगी, वृद्धि बाल्यावस्था में तो तेज होती, धीमी कहाँ होती है, तो यहाँ पर या फिर स्थिर हो जाती है कह सकते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था में क्या होती है, शैशवावस्था में जो वृद्धि होती है सबसे तेज होती है, उसके बाद स्थिर हो जाती है, तो यहाँ पर स्थिर देखना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन देखते हैं कि स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित हो जाती सोच और धीमी हो जाती, यहाँ पर बाल्यावस्था में वृद्धि क्या हो जाएगी, मध्य बाल्यावस्था में तो और धीमी हो जाएगी, और सोच क्या हो जाएगी, तार्किक होती, क्योंकि मध्य बाल्यावस्था में ही बच्चों की जो सोच होती वो तार्किक हो जाती, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक यह है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों को उपेक्षा करने की यहाँ पर प्रवृत्ति को यहाँ पर संदर्भित करता है। तो क्या हो जाएगा, पारगमन हो जाएगा, कारण परिणाम का विश्लेषण हो जाएगा, केंद्रीयन हो जाएगा, या फिर विकेंद्रीयन हो जाएगा। तो जीन पियाजे के अनुसार जो पूर्व संक्रियात्मक चिंतन होता है वहाँ पर केंद्रीयन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको जो जीन पियाजे का थ्योरी वाला वीडियो कराया था वहाँ पर मैंने बताया था कि इस उम्र में बालक क्या करता है कि वहाँ पर वो एक ही चीज़ पर वो ध्यान केंद्रित कर पाता है, दूसरी चीज़ पर वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, तो इसलिए केंद्रीयन की यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपको जीन पियाजे का डिटेल में वीडियो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि अगर आपके सीटेट में जीन पियाजे टॉपिक से क्वेश्चन 2 से 3 हर शिफ्ट में बनते हैं, तो अगर वो आएंगे तो वहाँ से अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो वहाँ से आपके क्वेश्चन सारे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए आकलन का यहाँ पर मुख्य लक्ष्य क्या है, कि अधिगम के लिए आकलन अगर आपको करना है तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सी ऑप्शन है कि विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड दे देना वहाँ पर, या फिर विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिनका उपयोग उनके अधिगम के सुधार के लिए किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि अधिगम के लिए अगर आप आकलन कर रहे हैं तो विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि प्रदान करना, बिल्कुल सही है कि विद्यार्थियों से आपको क्या करना, प्रतिपुष्टि प्रदान करना है जिनका उपयोग वो क्या कर सकते हैं, अधिगम में अपने सुधार के लिए कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस आयु के बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं जिनमें शब्दों का यहाँ पर खेल होता है। तो कौन से आयु वर्ग के जो बालक होते हैं वो यहाँ पर शब्दों का खेल खेल सकते हैं, पहेलियाँ वो बता सकते हैं। तो यहाँ पर 7 वर्ष के बालक होते हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब बालक 7 वर्ष का हो जाता है तो उसमें जो है शब्दों का खेल खेलने, वो शब्दों को जानने लगता है और उनका अर्थ समझ पाता है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि कैरल गिलिगन को कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के सिद्धांत की आलोचना की है।
दोस्तों ये क्या है, एक कैरल गिलिगन जो है ये भी मनोवैज्ञानिक है, ये महिला मनोवैज्ञानिक है। और कोहलबर्ग को इन्होंने यहाँ पर आलोचना की है, जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है उसकी इन्होंने जो है कैरल गिलिगन ने खूब वहाँ पर आलोचना की है। उन्होंने ये कहा है क्योंकि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में जो यहाँ पर है महिलाओं के बारे में कोई भी नैतिकता यहाँ पर नहीं बताई गई है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में। तो कैरल गिलिगन इन्हीं की यहाँ पर ये आलोचना इसीलिए करती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि नारीवादी दृष्टिकोण से ये आलोचना करती हैं कैरल गिलिगन, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन आपके सीटेट में आ जाता है कि कोहलबर्ग जो है उनके नैतिक विकास में किस पहलू को यहाँ पर नहीं शामिल किया है इन्होंने, तो महिलाओं के नैतिक विकास के पहलू को कोहलबर्ग ने यहाँ पर अपने नैतिक विकास में नहीं शामिल किया है। तो ये आपको याद रखना है दोनों पॉइंट। चलिए अब देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होती हैं। तो प्राथमिक या तृतीयक या माध्यमिक, प्राथमिक या माध्यमिक, या फिर माध्यमिक और प्राथमिक। तो क्या हो जाएगा, जो शैशवावस्था में सामाजिकरण होता है वो उनका प्राथमिक होता है, और उसके बाद बाल्यावस्था में जो सामाजिकरण होता है वो माध्यमिक होता है संस्थाएं। इसलिए क्या हो जाता है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्योंकि शैशवावस्था में बालक का क्या होता है, शैशवावस्था में बालक का सामाजिकरण उसके परिवार से होता है और समाज से होता है, लेकिन बाल्यावस्था में सामाजिकरण क्या होता है, उसके स्कूल से होता है या फिर समाज से होता है। तो ये क्या हो जाता है, ये फर्स्ट रहता है, प्राथमिक रहता है, और स्कूल क्या हो जाता है, द्वितीयक या माध्यमिक हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट जरूर करके पूछ लीजिए, वहाँ पर मैं 100% आपके कमेंट का आंसर करूँगा और वहाँ पर आपके क्वेश्चंस जो भी डाउट होंगे उनको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि डिस्ग्राफिया क्या है। दोस्तों आपको याद रखना है कि डिस्ग्राफिया जो है वो लेखन संबंधी क्या है, अक्षमता है। ये आपको याद रखना है, लेखन संबंधी अक्षमता है, यहाँ पर अक्षमता है यहाँ पर। तो आपको याद रखना है कि डिस्ग्राफिया अगर आ जाएगा तो लेखन संबंधी अक्षमता आपको टिक करना होगा। और अगर आपको ये जो जितने भी अक्षमताएं हैं उनका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बना दिया है, तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आराम से देख सकते हैं। उसमें जितनी भी यहाँ पर अक्षमताएं थी उन सभी को मैंने डिटेल में वहाँ पर और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब ए नंबर देख लेते हैं ऑप्शन, कि एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। बी ऑप्शन है कि एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटि करना है। सी ऑप्शन है कि एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थल या फिर स्थूल पेशी बाधित है। या फिर डी ऑप्शन है कि एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों को आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। बिल्कुल डी ही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लेखन संबंधी है तो अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई अगर हो रही है, क्योंकि वो क्या करता है, बालक बी को डी लिख देता है और कहीं कहीं डी को क्या लिख देता है, बी लिख देता है। तो इस तरीके से उनमें विकार हो जाते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर डिसलेक्सिया आ जाए तो डिसलेक्सिया जो है वो पठन अक्षमता होती है, आपको वो भी याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है यहाँ पर। तो आपको याद रखना है कि विसर्जन कहलाता है, विभेदीकरण निर्देशन कहलाता है, संवर्धन कहलाता है या फिर त्वरण कहलाता है। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा, क्योंकि प्रतिभावान जो बच्चे होंगे अगर आप उनको शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, वो त्वरण हो जाता है, यहाँ पर गतिवर्धन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उनकी क्या हो जाएगी, गति में मतलब कि गति बढ़ जाएगी। तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। त्वरण को असलरेशन भी कहते हैं, तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि असलरेशन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। यहाँ पर संवाद कौशलों का उच्च स्तर, बी ऑप्शन है कि कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता,
सी ऑप्शन है उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, या फिर बार बार दोहराव करने और आवर्ती यहाँ पर व्यवहार करना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार हो जाएगा, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वह क्या हो जाएं। पाठचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि NCF 2000 जो 5 है वो क्या कहता है कि हमें अब समावेशी कक्षाओं में बच्चों को शिक्षा देनी है। समावेशी कक्षाएं वे होती हैं कि कैसा भी बालक हो, चाहे वो सामान्य बालक हो या फिर दृष्टिबाधित हो या फिर पिछड़ा हो, कैसा भी बालक है उसको हमें एक ही साथ एक ही छत के नीचे उनको शिक्षा देना, यही समावेशी कक्षा होती है। तो इसलिए यहाँ पर पाठचर्या में अनुकूलन भी करना होगा शिक्षक को, विविध दृष्टिकोण को शामिल करना होगा, क्योंकि सभी बच्चों में क्या होती व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, इसलिए अलग अलग दृष्टिकोण भी शामिल करने होंगे अपनी टीचिंग में। सी ऑप्शन है कि अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्व ग्रहों की जांच करना है कि हमें अपने अंदर क्या कमी रह जा रही है कि बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये तीनों सही होंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता क्या है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोधन के रूप में देखा जाना चाहिए। बी ऑप्शन है महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। सी ऑप्शन है कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की यहाँ पर पहेलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो 27 नंबर क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में यहाँ पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि मानव में क्या होती विविधता होती, कोई भी मानव एक जैसा नहीं होता, कोई भी बालक एक जैसा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन अभिकथन और कारण से एक और है ये लास्ट क्वेश्चन, तो देख लेते हैं कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों के उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। कारण आर यहाँ पर है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने हो जाएगा, सोचने की अपनी क्षमताओं को सिखाते हैं और समृद्ध करते हैं। तो यहाँ पर 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए भी यहाँ पर सही है और आर भी सही है, क्योंकि दोनों यहाँ पर सही कहे गए हैं और जो आर है वो ए की व्याख्या कर रहा है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य यहाँ पर कौन सा होना चाहिए। ये बताना है आपको कि अधिगम का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन का विकास होना चाहिए, तथ्यों को रटना चाहिए, यथावत याद करने के पूर्व अभ्यास में उत्कृष्ट बनना चाहिए, या फिर सहपाठियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। तो यहाँ पर समालोचनात्मक चिंतन का यहाँ पर विकास करना चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर जो है क्वेश्चन जो है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब कोई अवधारणा तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से या फिर अमूर्त से यहाँ पर क्या हो जाएगा मूर्त की तरफ बढ़ती है, या फिर जटिल से सरल की ओर बढ़ती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बच्चे तभी प्रभावी तरीके से सीखते हैं जब क्या होता है आप सामान्य तरीके से पहले सिखाएं उनको चीज़ें, उसके बाद में विशिष्ट बताएं। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर आपको कोई भी मैथ का कोई भी टॉपिक पढ़ाना, जैसे एडिशन ही सिखाना है आपको, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर जो आपके पास अवेलेबल होंगी चीज़ें, जैसे अगर पेंसिल होंगी तो पेंसिलों को वहाँ पर आप काउंट करके बताएंगे उनको, उसके बाद में 3 + 2 करके आप बताएंगे। तो यहाँ पर पहले आप सामान्य तरीके से समझाएंगे, उसके बाद विशिष्ट तरीके से समझाएंगे, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से जब तक कि ये सीटेट का पेपर नहीं हो जाएगा इसी तरीके से आपको यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा, क्योंकि सीटेट में जितने ही आप प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे उसी तरीके से आपके सारे टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे धीरे धीरे। और सीटेट में काफ़ी सारे रिपीट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे वहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे कि आप आसानी से वहाँ पर आप करेक्ट कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।